आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं? उसे ऑन कर लीजिए। नमस्ते महाराज जी। अभी ये यूपीएस एस्पिरेंट्स जो है वो अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, तो एज अ पेरेंट हम लोग उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक दो अटेम्प्ट के बाद हम लोग भी अपना हौसला छोड़ देते हैं और उतना प्रोत्साहन नहीं दे पाते जितना कि वो पहले अटेम्प्ट में देते हैं। तो हम एज अ पेरेंट उनको कैसे दें, और क्योंकि अभी समय के साथ बढ़ते हुए लोगों में कंपटीशन ये है कि वो गैप दिख गया तो फिर उनको आगे काम नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से हमारे मन में बहुत सारी ऐसे विचार चलते हैं जिसके लिए हमारे पास आंसर नहीं रहता है, लेकिन हमें बड़े होने के नाते उन्हें सांत्वना अच्छा, देना पड़ता बहुत है, तो अच्छा। कैसे करें? पहली बात तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं जो इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक्स में 7th पोजीशन में है ना, 8th पोजीशन में आए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो गए थे? साहिब जी थर्ड अटेम्प्ट में। जब 2 अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हुए थे तो आपने कैसे अपने आप को फेस किया था? उस नेगेटिविटी से कैसे आप ऊपर उठे थे? विपिन, हाँ 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 बोलिए। हाँ, साहिब खड़े जी होकर के बोल सकते हैं। हाँ मेरा मुख्य यही था कि फेलियर या सक्सेस ये तो पार्ट ऑफ जर्नी होता ही है, हाँ बट मुझे अपना जो डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है वो हाँ बना के रखना है। मुझे इसलिए नहीं पढ़ना है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बट मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैंने 6 से 9 अपने टाइम टेबल में लिख रखा है कि मुझे पढ़ना है। तो जब मैंने वो डिसिप्लिन पे फोकस करा तो रिजल्ट्स का इतना महत्व रहा ही नहीं। बहुत अच्छा। ये कहलाता है राइट अप्रोच। हम 100% डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करें, पढ़ाई करें, फिर रिजल्ट्स अपने लक पर छोड़ दें, क्योंकि यदि हमारा पुण्य होगा तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझे, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो कभी फेल होते ही नहीं, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम फेस कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो एवरेज पर्सन से बहुत ऊपर उठा हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तब कहीं जाकर के वो प्रिपेयर कर रहा है, इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है। तो यहाँ फेल तो कोई होता है नहीं है। अब बात आएगी कि जो सिलेक्ट हो गए वो पास हो गए, जो नहीं हुआ वो फेल हो गए, नहीं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, अराउंड 100 में 800, मैक्सिमम 700 to 800 ही होती हैं, और एस्पिरेंट्स होते हैं लैक्स में। तो जितने पीछे रह गए वो फेलियर नहीं है, जितने आगे निकले उन्होंने आउट परफॉर्म किया, वो तो ऑलरेडी 99+ कैडर वाले ही रहे हैं। तो आप यह सोच करके तैयारी ना करें कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप यह सोच करके तैयारी करें कि इससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो वो ज़िंदगी में मुझे बहुत काम आएगा। हमने ऐसे भी बहुत सारे फेलियर्स, यूपीएससी फेलियर्स देखे हैं, जो आज वर्तमान में अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुली जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, कुछ बिजनेस में आ गए, कुछ अदर फील्ड्स में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो ही ज़िंदगी अच्छी बनती है, नहीं हुआ तो वो ऑलरेडी एवरेज पर्सन से बहुत ऊपर उठे हुए, उनका कैलिबर बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने बच्चों से ये कहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने इसमें एंट्री ली तो क्या ये सोच करके ली थी कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे? क्या नाम है? प्रक्षाल ना? प्रक्षाल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रैंक 8th पोजीशन में है, बहुत अच्छे। यहाँ जैन बच्चे आए हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, अप्रिशिएट करो उनकी मेहनत को, उनको इसके इस रिवार्ड को। हाँ, आपने जब इसमें एंट्री ली तो क्या सोच करके ली थी प्रक्षाल जी? साहिब जी मेन फोकस यही था कि जो आपने चीज़ बोली कि भले ही फेलियर आ भी जाएगा, बट इसमें जो ज्ञानवर्धि होगी और इसमें जो नॉलेज मिलेगा, उसमें बाद कहीं भी किसी भी सेक्टर में मैं जाऊंगा तो दूसरों से आउट परफॉर्म ही करूंगा। तो वही सोच पीछे थी। और दूसरी चीज़ साहब जी ये होती है कि हमें जैसे जुआ खेलने का हम मना क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि 50% चांसेस है कि आप हार जाओगे अपने पैसे को, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके 99.9% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। या तो अगर तो आप आप इस माइंडसेट से गए थे कि एट द मोस्ट वर्स्ट क्या हो सकता है हमारे साथ, तो वो ही व्यक्ति इस फील्ड में एंट्री ले जो वर्स्ट सिनारियो को पहले अज्यूम कर सकता है, अपनी मानसिकता को इस प्रकार से बना सकता है, यानी बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो इस तैयारी को रखता है वो जिंदगी में कभी हारेगा नहीं,
डिप्रेशन में नहीं आएगा, नेगेटिविटी से नहीं घिरेगा, वो तो बहुत स्ट्रांग बन करके निकलेगा। तो ऐसा माइंडसेट आप अपने बच्चों का पहले बनाइए। यदि उनकी तैयारी इस प्रकार की है तो ही इस फील्ड में एंट्री कराइए, अदरवाइज पहले से मना कर दीजिए। दूसरी और भी फील्ड है, जिंदगी और भी है, जिंदगी में जीने के तरीके और भी हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जितने भी नए सिलेक्टेड हुए हैं, आप पहले इंट्रोडक्शन दे दो, फिर कैसे आपने इस फील्ड में सक्सेस पाई, और ताकि आप रोल मॉडल बन सको आने वाले उन नए एस्पिरेंट्स के लिए। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अभिजीत जैन है या और यह मेरा पहला प्रयास था यूपीएससी में। वेरी गुड। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप आ गया। डॉक्टर है ना आप तो? हाँ जी, हाँ जी। मैं अपनी क्या आपने एमबीबीएस किया? हाँ जी। अच्छा। मैं अपनी छोटी सी जर्नी से अगर कुछ सीख पाया हूँ तो जो पक्षाल भाई ने बोला यही था कि आप अपनी सबसे चंचल चीज़ जो कि आपका मन है उसको कितना संतुलित रख पाते हो। वो हर समय भटकेगा, वो कंपेयर करने भागेगा, वो भागेगा कि क्या हार गए तो क्या होगा। उसको कैसे कंट्रोल करना है वही सबसे इम्पोर्टेंट था। बचपन में हम सभी को पाठशाला पढ़ाई जाती थी, छोटे छोटे रोज़ नियम दिलाए जाते थे। उन नियमों से फ़र्क ये पड़ा कि मैं अपनी सबसे मनपसंद चीज़ को त्याग करने का कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने सबसे मनपसंद खेल को, सबसे मनपसंद खाने को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कभी भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता था तो 9 बार डमोकार मंत्र या 1 बार भी डमोकार मंत्र 3 श्वास उच्छ्वास में पढ़ो, अपने आप मन शांत हो जाता था और आप वापस से जो करने के लिए आए हो आप वो करना चालू कर देते थे। एंड लास्टली मुझे ये तो पता ही था कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। गजब का माइंड सेट है आपका। होना तो यही चाहिए कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हर चैलेंजेस का सामना बड़े अच्छे से कर सकता है। हाँ, आप नमोस्तु महाराज जी। ये मेरा चौथा प्रयास था। अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम पुलकित जैन है, मैं भोपाल का निवासी हूँ और मैंने इस वर्ष 242 रैंक हासिल की। किसमें की थी आप? ग्रेजुएशन? महाराज जी, मैंने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में की है। ओके। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें। ओके। और ये मेरा चौथा प्रयास था और मेरी स्टोरी का मतलब मूल यही है कि असफलता आएंगी बट हमें उनसे डरना नहीं है और सीखना है और आगे बढ़ते रहना है, तो सफलता भी आ ही जाएगी। अच्छा, आपको कुछ लगा नहीं? आप तो गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे और एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप असफल रह गए, सेकंड में भी असफल हो गए, थर्ड में भी फेल हो गए, फिर फोर्थ में जाकर के इतना पेशेंस आपने कैसे रखा? खुद पे भरोसा था महाराज जी और घर वालों को मुझ पे था, मुझसे ज़्यादा, तो बहुत इजी हो जाता है फिर। नहीं, 3 बार के असफलता में आप कितने बार डिप्रेशन में चले गए? मैं तो शायद एक बार भी नहीं गया, क्योंकि महाराज जी मैं हर बार एक स्टेज ऊपर जा रहा था कि कभी प्री हो जा रहा था, कभी मेंस हो जा रहा था, कभी इंटरव्यू तक चले गए थे। तो नेचुरली पता था कि एक ना एक दिन हो ही जाएगा, बस डरना मना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ बोली, डरना मना है। जिंदगी में इस सूत्र को हर व्यक्ति को अपने मानस पटल पर अच्छे से बैठा लेना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। जो डर गया सो मर गया। अब प्रॉब्लम ये है, आज हर व्यक्ति बड़ा डरता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के डरता है। नहीं डरता, थोड़ा सा आप ये सोचे विचारें, जीवन में सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती। सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बाहर का सेक्रीफाइस नहीं, भीतर जो हमारे भरा हुआ है, हमारा मन जो छोटी छोटी बातों को लेकर के नीचे चला जाता है, हमारा मन जो निराशा से भर जाता है, हमारा मन उस भय के भाव से भर उठता है। क्योंकि जब जब हम इस नेगेटिविटी से घिरेंगे, हम अपने सारे पोटेंशियल को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं, अपनी क्षमताओं को स्वयं ही बर्बाद कर देते हैं।
क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स, सारा जितना भी टाइम है अपने ही डिस्ट्रैक्शन में लगा देते हैं। तो जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, चाहे सांसारिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे स्टूडेंट लाइफ में, अथवा अपनी फैमिली लाइफ में, कहीं पर भी, कभी में भी यदि कुछ पाना चाहते हैं, तो जो भी है, जो उतना भी हमें मिला, जैसा भी मिला है, उसकी शुरुआत एक्सेप्टेंस लेवल से होती है, स्वीकार का भाव लाने से होती है। जैसे हम स्वीकार का भाव लेकर के आ जाते हैं, बस वहीं से हमारा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो रिमेनिंग हमारी एनर्जी है, हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी मेहनत है, वो हमारे डिस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगी, बल्कि हमारे अच्छे कंस्ट्रक्शन में जाएगी। कुछ ना कुछ हम अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा सृजन कर पाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम साक्षी जैन है, मैं टोंक राजस्थान से हूँ। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। 2018 में मेरा वो कंप्लीट हो गया था। मेरा यूपीएससी का जर्नी आचार्य श्री विद्यासागर जी के महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। बहुत अच्छी बात। हाँ। मेरा थोड़ा लॉन्ग जर्नी रहा है, 5 अटेम्प्ट, मेरा 4 इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। 4 इंटरव्यू हो गए? जी सर, महाराज जी। तो चौथा जो इंटरव्यू था उसमें मेरा फाइनली रैंक आया है इस साल, 37th रैंक। बहुत अच्छा। IAS? जी जी महाराज जी। अच्छा, जब 4 अटेम्प्ट्स में आप बाहर हो गए तब आपकी फीलिंग्स रहती थी? तो महाराज श्री, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। जी महाराज श्री, मेरा जब दूसरे अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, तो वहाँ मुझे गलती पता थी, वहाँ मुझे पता था कि इस साल तो नहीं बन रही हूँ। बट तीसरे और चौथे में गलती आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। उससे पहले मैंने ये ज़रूर इंश्योर करा कि मेरे में एक्सेप्टेंस है। और जो आपने पुलकित से क्वेश्चन पूछा था डिप्रेशन वाला, मैं एक बार बहुत ज़्यादा हार गई थी 3rd इंटरव्यू के बाद। तो मैं गंभीर सागर जी महाराज के पास गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे बाहुबली भगवान हमेशा खड़े रहे, कितनी भी मुश्किल आई बेलें चढ़ती गई, बट वो टस से मस नहीं हुए। उनको जो अचीव करना था उन्होंने करा, तो वैसे ही तुम्हें करना है। इंसान अपने मन के अंदर से जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना हो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान अचीव नहीं कर सकता। तो बस उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मेरे पूरे एफर्ट्स डाले और मुझे फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया। बहुत अच्छा। पेशेंस लेवल सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जिसके पास धैर्य होता है वही लड़ने के लिए तैयार बना रहता है, वही मैदान नहीं छोड़ता है, वही हार नहीं मानता है। तो धैर्य अपना, पेशेंस अपना बढ़ाना सीखे। और हमारा पेशेंस लेवल जानते हो कैसे बढ़ता है? वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग अपना धैर्य बढ़ाना चाहते हैं। कई लोग हमारे पास क्वेश्चन पूछ करने के लिए आते हैं, पूछते हैं महाराज जी हम जानते कि धैर्य होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारा धैर्य टूट जाता है, मन हमारा जवाब दे जाता है, तो हम क्या करें? उसका एक सबसे अच्छा सूत्र बताते हैं, धैर्य हम कैसे बढ़ाएं। जो धैर्यवान जीव हमारे इर्द गिर्द हैं, अथवा जो आपकी लाइफ का रोल मॉडल है और जो बहुत पेशेंस लेवल वाला है, जैसे हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, जीवन में उन्होंने बहुत विकलताएं, बहुत कठिनताएं, बहुत प्रतिकूलताएं फेस की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे परिस्थिति जन्य हो, चाहे अन्य जन्य हो, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ऐसे समय हम उन्हें स्मरण करते चले जाएं। जैसे उन्होंने कहा बाहुबली भगवान को स्मरण करना। वो 1 वर्ष तक खड़े रहे, तपस्या में लीन रहे। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो बस ऐसे लोगों को हृदय में बैठा करके उनकी जाप देना। जो भी आपका रोल मॉडल है, जैसे बाहुबली भगवान, अथवा लाइव रोल मॉडल है, जैसे हमने आचार्य भगवान के दर्शन किए, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, अपनी वो एनर्जी अपने आप पैदा होने लगती है।
तो हर एक व्यक्ति से कहना है, जब भी आपको डर लगने लगे, आपका धैर्य जवाब देने लगे, उस समय आपको और कुछ ना आए तो फिर उन व्यक्ति की जाप दे देना जिसे आपने देखा अपने जीवन में, जिसे आप कुछ मानते हो, जिसके दर्शन से, जिनके स्मरण से, जिनके नाम लेने से आपको अच्छा लगने लगता है, तो उनकी मंत्र की माला फेरने लगने ना। चाहो तो आप पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र की जाप देना, क्योंकि उन्होंने भी 7 दिन तक लगातार उपसर्ग सहन किया था। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। अथवा आचार्य भगवान की जाप देना, लेकिन सिर्फ प्लेन जाप नहीं देना, पर्टिकुलर उस क्वालिटी को विजुलाइज करते हुए, वो क्वालिटी, वो गुण उस मंत्र के आगे जोड़ते हुए। ओम ह्रीम धैर्य गुण सहिताय आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रीम धैर्य गुण सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। बस ये विशेषण यदि हम लगा देंगे तो हम फोकस हो जाते हैं, नहीं तो हम स्कैटर्ड रहते हैं। इस प्रकार से स्कैटर्ड रहते हैं। भगवान तो अनंत गुण वाले हैं, गुरु के पास बहुत सारी क्वालिटीज है, पर हमें क्या चाहिए? हमें उनसे धैर्य चाहिए। तो जो हमें उनसे चाहिए, जिस व्यक्ति से जो हमें चाहिए, उस व्यक्ति अथवा उस व्यक्तित्व के नाम के आगे पर्टिकुलर वो गुण लगा दे और उनकी माला फेरना शुरू कर दे और उनको अपने हृदय में विजुलाइज करना शुरू कर दे, उनको अपने में देखना शुरू कर दे, तो आपके भीतर उन जैसे गुण अपने आप पैदा होने लगेंगे। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ अभी एग्जाम पास की है, लेकिन रियल लाइफ के चैलेंजेस तो अभी शुरू होने वाले हैं। ऐसे ही होगा ना, जब आप फील्ड में आएंगे। अभी तक तो जो कुछ चल रहा था थियोरेटिकल चल रहा था, अब जैसे ही पोस्टिंग होगी, फील्ड में आएंगे, वहाँ डे टू डे लाइफ में नए नए चैलेंजेस आते ही रहेंगे। तो इस धैर्य को, इस पेशेंस लेवल को वहाँ पर भी बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है, कई शुरुआत के एग्ज़ाम में तो हम आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, वैसे आसान नहीं है, भी बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ग्राउंड लेवल में आकर के अच्छे अच्छे लोग भी घबरा जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत आशीर्वाद ये कहना चाहते हैं कि उन परिस्थितियों में कभी घबराए ना। यदि मन कुछ और सोचने लगे और कुछ चाहने लगे, तो अपने उन रोल मॉडल को याद करते हुए उनकी माला फेरना, बहुत आपको सम्मान मिलेगा। राजश्री, एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मुझे कर्नाटक कैडर मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। अच्छा, कर्नाटक कैडर मिलने वाला है आपको? आप भी आईएएस है ना? जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। कर्नाटक राज्य अपने आप में बहुत सुंदर राज्य। जब से हमने कर्नाटक में प्रवेश किया है, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की हरियाली और सबसे बड़ी बात यहाँ की सरलता और यहाँ की सुंदरता और यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। और कन्नड़ लैंग्वेज अपने आप में बहुत अच्छी है। कहा जाता है कन्नड़ लैंग्वेज इज द क्वीन ऑफ द लैंग्वेज। तो कन्नड़ पहले सीख लेना। सिखाएंगे। हाँ, तो कन्नड़ के बिना कुछ होगा नहीं। दिखती है वो गोल 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 गोल, पर जो कन्नड़ लिखना सीख लेता है उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि उसके सारे अल्फ़ाबेट्स कर्व को लिए हुए हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत ही 0 से होती है, शून्य से होती है। जो कन्नड़ हमको सिखा रहे थे, एक व्यक्ति बोल रहे थे, अल्फ़ाबेट ही बता रहे थे, बोले एक बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं, बोले कन्नड़ लैंग्वेज के हर अल्फ़ाबेट की शुरुआत 0 से हुई है। आपको अ भी लिखना है तो पहले 0 बनाओ, फिर उसमें चेंज करते जाओ, अ आ ई ऊ, सारी की सारी मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा अपने आप आते जाएगी। तो कर्नाटक राज्य बहुत अच्छा है। और इस कारण भी याद रखना कि यहाँ तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का जन्म हुआ है। तो उस पावन भूमि में आपको सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। तो गुरुदेव को याद करते हुए, उनके नाम को प्रतिदिन स्मरण करते हुए और ये सोचते हुए कि हम गुरुदेव के उपकार का ऋण चुका रहे हैं। जैसे गुरुदेव की आचार्य भगवान की भावना थी, समाज कल्याण की, जीव दया की, सबको साथ लेकर के चलने की, बिना किसी पार्शियलिटी की, बिना किसी भेदभाव की, बस सब में प्राणी मात्र देखना, उनका कल्याण कैसे हो, ये भावना यदि, ये दृष्टि भीतर आ जाएगी। जैसे आचार्य भगवान कहते थे द्रव्य दृष्टि। क्या इसका अर्थ है? भले ही हम बाहर से भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब में आत्मा बिल्कुल एक जैसी है और सभी आत्मा का पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा ही है। जो
बाहुबली भगवान अथवा महावीर भगवान अभी भगवान हैं, उसके पूर्व में वो हम जैसे ही थे। तो जो पास्ट में हम जैसे ही सामान्य थे और पुरुषार्थ के बल पर वो भगवान बन सकते हैं, तो हम में भी वो क्षमता है और सामने वाले दूसरे व्यक्तियों में भी वो क्षमता है। तो जब हम उस पोटेंशियल को देखने लगेंगे तो सारे भेदभाव अपने आप शांत हो जाते हैं। भेदभाव हमारे भीतर पैदा ही तब होते हैं जब उनकी द्रव्य को न देख करके उसके बाहरी रूप को, बाहरी जो उससे मिला है उसे हम देखते हैं। तो मनुष्य भले ही बाहर से भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न वर्ण के, हेल्थ, हाइट के, अमीर गरीब नजर आएंगे, लेकिन भीतर से सब में स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। वैसे ही हड्डी, वैसा ही रक्त, वैसा ही मांस, वैसा ही सब कुछ है। सातों धातुएं सब में एक जैसी होती है। उसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम जैन आदि का भेदभाव नहीं होता है। तो आचार्य भगवान के इस शिक्षा को याद रखना कि आचार्य भगवान की जो दृष्टि थी सबको साथ लेकर के चलने की, सबके कल्याण की भावना की, बस उसे सूत्र बना करके चलोगे तो बहुत अच्छा। और आपका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी पावन भूमि में आपको सेवा का अवसर मिल रहा है। और यहाँ के तीर्थों की वंदना हमेशा करते रहना। और यहाँ अपने जो जैन धर्म के संस्कार है, अहिंसा के संस्कार है, सभी ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं जो IAS, IPS, IRS में सिलेक्ट हुए हैं। इस बार कितने 45 जैन स्टूडेंट सिलेक्ट हुए ना ऑल ओवर इंडिया से? 34 JETF से है, 34 तो JETF से है, 34 JETF से, जीतो से। अच्छा, जीतो से है। 34 जीतो से सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छा। तो सारे जैन बच्चे जो सिलेक्ट होकर के आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा कहना और आशीर्वाद देना। नमोस्तु महाराज। नेक्स्ट कौन है? हाँ, नमोस्तु महाराज श्री जी। मेरा नाम भूमिका जैन है। मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। इस साल मेरी AIR 331 आई है। तो मेरी जर्नी 1 जून 2022 जब मेरा कॉलेज का लास्ट डे था, BA प्रोग्राम से मैंने ग्रेजुएशन किया था। 27 मई को पेपर ख़त्म हुए। 27 मई की रात को मैंने डिसीजन लिया कि UPSC ही करना है। उसके पहले मेरा कोई प्लान नहीं था करने का। एंड 1 जून से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड क्योंकि मेरी एज 20 साल ही थी, 21 में आपको पहला अटेम्प्ट देने मिलता है, तो मैंने कहा कि 1 साल पूरा प्रिपेयर करना है। और सौभाग्य से उसके एक दिन पहले ही 27 मई को ही सतना में मुनि महाराज जी का प्रवेश हुआ था। तो मैं कभी पहले इतनी जुड़ी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे मैंने डिसाइड किया कि इस संघ से जुड़ना है। कौन से महाराज जी? विनम्र सागर जी का छोटा उपसंघ था, उसमें मुनिश्री श्रमण सागर महाराज जी, अच्छा। मुनिश्री निर्मत सागर जी से जुड़ी थी। अच्छा, तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, प्री भी क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेज भी नहीं क्लियर हुआ, सेकंड में भी प्री क्लियर नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू में रैंक आई। बहुत अच्छा। गुरुओं से जुड़ने का बहुत लाभ तो होता है। जो गुरु से जुड़ कर के एनर्जी मिलती है वो भगवान से जुड़ कर के भी कम मिलती है, ऐसा लगता है। क्योंकि भगवान हमसे बोलते नहीं, गुरु हमसे बोलते भी हैं। भगवान मौन खड़े रहते हैं, मौन आसन में बैठे रहते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु चलते फिरते भगवान होते हैं। तो उनके उस रूप को देख कर के उनके स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। उनकी चर्या, उनकी साधना को देख कर के हम उनके गुणों तक पहुंच जाते हैं। और अल्टीमेटली UPSC में इंटरनल क्वालिटी ही मैटर करती है। वो ना हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रोहन जैन है और मैं कोतमा से हूँ। इस साल मेरी 758 रैंक आई है और मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था। मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा सिर्फ मेंस 3 मार्क्स से रह गया था। तो उस समय मेरे को लगा था कि बहुत परेशान था कि कैसे होगा आगे। बट मेरे मम्मी पापा और भाई लोगों का काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि 3 मार्क्स से ही रह गया है, आगे बढ़ तेरा हो जाएगा। और इस साल हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके भी। अच्छा, डर तो नहीं लगा कभी बीच में? जी, डर तो नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा क्योंकि मैं हमेशा से मंदिर और महाराज जी लोग से जुड़ा हुआ था। माता जी भी हैं अभी, तो उनके पास भी जाते रहता हूँ। बहुत अच्छा। और भी कौन है? और भी है ना स्टूडेंट्स? नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम सौम्या जैन है और मैं भोपाल की निवासी हूँ। और मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट, 3 इंटरव्यू और मेरे 2 सिलेक्शंस हुए हैं।
और लास्ट ईयर के सिलेक्शन के बेसिस पे मैं अभी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में हूँ, और इस साल की सिलेक्शन में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगा इनकम टैक्स में। तो बस यही जर्नी रही है मेरी, थोड़ी सी लंबी थी बट अच्छी थी, और घर वालों का सपोर्ट था। जैसे इसने बोला कि मम्मी पापा का, तो मेरी जर्नी में भी मम्मी पापा का रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जितनी बार मैंने एग्ज़ाम लिखा है उतनी बार मेरे मम्मी पापा ने भी लिखा हुआ है। तो बहुत बस अच्छी बात। यही है। और बहुत अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जितना ऊपर उठता है उसके साथ उसका ईगो भी बढ़ने की संभावना बढ़ते चली जाती है। होता है ना सर? जितनी सक्सेस मिलती है, जितनी फेम मिलती चली जाती है, क्योंकि सक्सेस के साथ फेम भी उतनी ही बढ़ते चली जाती है। और जो आईएएस आईपीएस रैंक में आ जाता है तो उसकी फेम तो अपने आप बढ़ते चली जाती ही है, क्योंकि लोग आपको घेरे ही रहेंगे। और जितने अधिक लोग घेरते हैं तो उतना ही खतरा भी बढ़ता है इंटरनली। कैसा खतरा बढ़ता है? व्यक्ति अंदर से गिर भी सकता है। सीधा सा प्रिंसिपल है, हम जितना ऊपर चढ़ेंगे, यदि पैर फिसलेगा तो बहुत नीचे आते हैं। तो आप सबसे कहना है, आप सभी लोग उस पोजीशन में आ गए हैं कि अब आपको नेम एंड फेम बहुत मिलने वाली है, पर इसके साथ अपने ईगो को नहीं बढ़ने देना, डाउन टू अर्थ बने रहना। शायद आप लोग राहुल जी को तो जानते होंगे, जबलपुर वाले जो आईएएस चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी पर्सनल सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्टर में, शायद वहाँ पे है। वो व्यक्ति भी बहुत डाउन टू अर्थ है। पूज्यवर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो आईएएस सिलेक्ट हुए थे, उनका एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया था जब उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी एज ए कलेक्टर, वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे और अभिषेक करते थे। जब लोगों को, जैन समाज के लोगों को पता चला कि यहाँ के कलेक्टर प्रतिदिन अभी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो समाज के लोग मंदिर नहीं जाते थे, ध्यान से सुनना, जो धर्म से नहीं जुड़े थे, वो गुरु के प्रवचन सुनकर के नहीं बदले, लेकिन उस व्यक्ति को देख करके उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। बोले इतनी बड़ी पोस्ट में रहने वाला कोई कलेक्टर जब धर्म से इतना जुड़ा रह सकता है, प्रभु भक्ति से जुड़ा रह सकता है, तो हम तो बहुत सामान्य स्तर के हैं। तो अब हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि जीवन में ऐसे ही हमें धर्म को अपनाना है। यानी उस व्यक्ति को देख करके कई लोग धर्म के मार्ग से जुड़ गए। बात को समझ में आ रही है कि आप लोग भी रोल मॉडल बन गए हो। आप चाहो तो अपने साथ साथ धर्म की प्रभावना भी कई गुना कर सकते हो, और चाहो तो अप्रभावना भी कर सकते हो। अब वो आपकी चॉइस है, क्या करना क्या नहीं करना। आचार्य भगवान ने खाई को लिखा है, सब पर लागू होता है, विशेषकर आप लोगों पर। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। हम लोगों को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने लिखा, मुनियों को समझाने के लिए। आचार्य भगवान ने कहा था, जो भी अपनी लाइफ में, जिंदगी में ऊंचे पायदान पे आ जाता है, ऊंचे लेवल पे उठ जाता है, साधु बन जाता है, अथवा समाज में रहते हुए ऊंचे पद पे आ जाता है, अथवा राष्ट्र में रहते हुए ऊंची प्रतिष्ठा में आ जाता है, तो उसकी तो सिर्फ दो ही आंखें होती हैं, लेकिन उसकी ओर हजारों आंखें हो जाती हैं। हजारों व्यक्ति अब उन्हें देखने वाले हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जितना ऊंचा पहुंचता है, वो ऊपर खड़ा होकर के देखने वाला तो एक ही रहेगा, लेकिन नीचे से हजारों लोग उसे देखने वाले हो जाते हैं। तो जब हमारे लिए हजारों लोग देखने वाले हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हम चाहें तो उन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अपने कार्य के माध्यम से
अपनी चर्या के माध्यम से, अपनी जीवन शैली के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से धर्म की ओर भी मोड़ सकते हैं, अथवा हम चाहे तो उन्हें हम पाप की ओर भी मोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? कि अब हमारी ओर बहुत सारी आंखें हो जाएंगी, अब उनमें से कुछ आंखें लोभ लालच वाली होंगी, जो अपना काम निकालने वाली होगी, वो तो आपको पता ही है। अब सब आप लोगों को अप्रोच करेंगे अपनी फाइल आगे पहुंचाने के लिए, है ना। बहुत सारी आंखें तो सिर्फ अपना काम निकलवाने वाली होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो आपके इस व्यक्तित्व को देखने वाली होंगी, आपके कर्तव्य को देखने वाली होंगी कि आप क्या कर रहे हो। तो एक बात याद रखना, जीवन में ऐसे कार्य करना जिससे हम अपने गुरु का नाम ऊपर उठा सकें। जीवन में कुछ ऐसे करना कार्य जिससे हम अपने धर्म का नाम उठा सकें और अपने माता पिता का नाम ऊपर उठा सकें। हो पाएगा ना? आसान नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन जो ठान लेता है वो तो करके रखता है। चैलेंजेस बहुत आएंगे, परेशानियां बहुत आएंगी, चाहे कैसी भी परेशानियां आए, हमारे नाम के आगे गुरु का नाम जुड़ा है, धर्म का नाम जुड़ा है, हमारे शहर का नाम जुड़ा है, हमारी समाज का नाम जुड़ा है, हमारे माता पिता का नाम जुड़ा है, हमारे गार्जियंस का नाम जुड़ा है, और जो भी आपके अपने हैं उन सब का जुड़ा है। तो हम जीवन को इस प्रकार से जिए कि वह भी सिर उठा करके कह सके, नहीं हमारा बेटा है, हमारे इंस्टीट्यूट से आया है, हमारे आशीर्वाद से हुआ है। पूरा विश्वास है आप लोग गुरु के विश्वास को और मजबूत करोगे। करोगे? वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट कॉल। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम प्राची जैन है। मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। ये मेरा तीसरा प्रयास था, दूसरा इंटरव्यू और पहला सिलेक्शन था। ये मेरी रैंक 714 आई है और एक्सपेक्टेड मेरा IRS IT है। अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जब फेलियर हुआ था तो बहुत रोना आया था, बहुत डिप्रेसिंग फील हुआ था। बट ये परसेप्शन की बात होती है कि आप उसको एज अ फेलियर ले रहे हो कि क्या। तो मैंने दूसरी साइड देखी उस फेलियर की कि बस नहीं है, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, हम फिर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, बस एक ही अटेम्प्ट और रह गया है, एक अटेम्प्ट और की बात है और हम शायद सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो एक परसेप्शन चेंज लाया और सक्सेस मिली। बहुत अच्छा। IRS है भी? IT। अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन है? नमोस्तु महाराज जी, मैं गौरव चोपड़ा हूँ। अच्छा। मैं राजस्थान के बालोतरा शहर से हूँ। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस और पहला इंटरव्यू। और मुझे IPS अपेक्षित है। आपकी जर्नी कैसी रही? थोड़ी दुखदाई थी। दुखदाई क्यों? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ, बट मेंस एक मार्जिन से रह गया, फिर वापस प्रीलिम्स भी एक मार्क्स से के मार्जिन से रह गया था, तो इसीलिए। अब आप लोगों का सपना क्या है? वैसे आपने जो सोचा था वो तो आपको मिल गया ना, कि नहीं मिला, कि अभी और कुछ है? IAS है अभी। अब फिर से अटेम्प्ट लेना है? यस। अरे वाह, बहुत अच्छा। प्रयास करो तो हो सकता है अगले बार IAS भी हो जाएंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं? और भी लोग हैं? नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है। मैं रामपुर ज़िला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इस साल मेरी रैंक 318 आई है। ये मेरा 4th प्रयास था और दूसरा इंटरव्यू था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था बट कुछ मार्जिन से रह गया था, 3 नंबर से रिज़र्व लिस्ट में नहीं आ पाया था। इसी के साथ फॉरेस्ट का भी दिया था, उसमें भी यही हुआ था। तो उस टाइम पे ये सीख लिया था कि ये जो फेलियर्स हैं ये एक तरीके से
सिखाते हैं कि हमें डर के आगे जीतना है और कुछ हो जाए कैसे भी करके करना है। बस इसी के साथ आगे बढ़ी थी और फाइनली इस बार हुआ है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? अभी फिर से देना है गुरुजी, हम्म? फिर से देना है। नहीं, ये तो ठीक है, फिर से IAS के एग्जाम देना है। उसके बाद क्या करना है? आप लोगों का लक्ष्य अब क्या है जीवन का? आप लोग क्यों इस फील्ड में आए? क्या सोच करके आए? लोगों का हित करने के लिए आए हैं। सही में वही है क्या और जी कुछ है? जी। जितने सब आए हैं लोगों के लिए आए हो? प्राइम मोटिव क्या है? जो है सो सही से लोगों के लिए। लोगों के लिए। जी, सिविल सर्विसेज नाम ही यही है कि लोगों की सर्विस करनी है। नाम तो है, पर जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वे क्या सेवा भाव से ही आते हैं? आना तो चाहिए उसी भाव से, नो डाउट, पर क्या रियलिटी यही है? मेरे लिए तो जी महाराज जी। बहुत अच्छा। देखो, सेवा कई तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि बड़ा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, एक छोटा व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। एक घर होता है, घर में रहने वाले 4 मेंबर हैं, वहां सबसे छोटा सदस्य है, वो भी सेवा कर सकता है। बस सोच में आना चाहिए। जैसा थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, अब वो घर से आगे निकल करके समाज का हिस्सा बन जाता है, समाज में रहकर भी सेवा कर सकता है, और आगे बढ़ता है, अब वो समाज से बढ़कर के राष्ट्र का हिस्सा बन जाता है, ऊंचे पद पे आ जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, वह भी सेवा कर सकता है। जब वो गुरु के पद में आ जाता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है, वो और बड़ा इस सेंस में कि असंख्यात जीव उन्हें गुरु के रूप में मानते हैं, सन्मार्ग में चला करके सदुपदेश देख करके वे भी सेवा कर सकते हैं। सबकी थॉट प्रोसेस में कल्याण लिखा है, सोशल सर्विस लिखा है, सिविल सर्विस है ना, अथवा सोशल सर्विस। तो हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? बस जब ये विचार हमारे मन में पैदा होता है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि अपने लिए जीने वाला व्यक्ति खुदगर्ज होता है, स्वार्थी होता है। जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में उसे आर्त ध्यान कहा है, वो मोह का चिन्ह है। अपने लिए पशु भी जीते हैं, रादर मनुष्य से बढ़कर के कई पशु होते हैं जो कईयों की सेवा करते हैं। जैसे गाय है, वो अन्य पशु को ही दूध नहीं पिलाती है, वो सारे मनुष्य को भी दूध पिला करके जीवन दान देती है। तो कुछ पशु ऐसे होते हैं अपनी क्षमता से बढ़कर के प्राणी मात्र की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन अधिकतर मनुष्य जो होते हैं वो स्वार्थ को लेकर के जीते हैं। 99.99% यदि हम देख लें कि उनका सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के बच्चों तक ही सीमित रहता है। लेकिन अपनी फैमिली से, अपने परिवार से जब बाहर निकल जाता है वो, जैसे कहा जाता है धर्म ध्यान। जानते हो कौन सा धर्म ध्यान कहलाता है? अपाय विचय धर्म ध्यान। इसका अर्थ है, अपाय का अर्थ है कष्ट, दुख। तो हमारे प्रयासों से हम दूसरों के कष्ट को दूर कर रहे हैं, दूर कर सकते हैं। हमारी सोच, हमारी भावना से हम दूसरों को कैसे सुख दे सकते हैं, उनके जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उन्हें कैसे हम अच्छे मार्ग पे ला सकते हैं। तो ये दूसरों के कल्याण की जो भावना भाने वाला हो जाता है, वो कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। प्राय मंदिर में जब आप जाकर के माला फेरते हो, वह सिर्फ शुष्क धर्म है। आचार्य भगवान कहते थे हमारा कल्याण शुष्क धर्म से नहीं होता है, सरस धर्म से होता है। और सरस धर्म, सक्रिय धर्म वो कहलाता है जब हम ग्राउंड लेवल पे उतर करके किसी पीड़ित को देख करके
किसी दुखी को देख करके अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर अथवा एक कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का राजा हो जाता है ना? राजा है ना? पहले राजा होते थे, अब लोकतंत्र में वही राजा है, यानी वो जो सोच ले सब कुछ हो सकता है। तो आपके अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इतने सारे लोगों को चाहे तो धर्म के मार्ग में प्रेरित भी कर सकते हैं, अथवा न्यूट्रल होकर के छोड़ भी सकते हैं। जो जैसा जी रहा सो जी, हमें क्या लेने देना। पर ऐसा अपाय विचय धर्म ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा। और भी है कोई? ये आप कितने आए हैं यहाँ पर? IAS IRS IPS ऑफ टोटल 11 बहुत अच्छा। बेंगलोर में आप लोग आए हों। आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर के आपने सफलता पाई है। बस यही कहना चाहते हैं, जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, उन संस्कारों को और अच्छे से आगे बढ़ाना है। अपने गुरुओं की भावना को और आगे बढ़ाना है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी की भावना और जिन भी गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, उन्हें और आगे बढ़ाना है। क्योंकि सबके नाम के आगे जैन लिखा है, और जैन वो होता है जो जिनेंद्र भगवान का भक्त उपासक होता है। और जिनेंद्र भगवान सबके होते हैं। किसके होते हैं? सबके होते हैं। उनके दरबार में सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, अपनी शत्रुता भूल जाते हैं, हिंसक परिणामों को भूल जाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान वैसे होते हैं। तो आप लोग याद रखना, आप जैन हो और दुनिया में जैनों को सबसे अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। सबसे सभ्य समाज, अहिंसक समाज, करुणावान समाज, सबको साथ लेकर के चलने वाली समाज। तो आपके नाम के साथ ही वो विशेषण सब जुड़े हुए हैं, तो उसे और ऊपर उठा करके लेकर के जाना। तो आप भी धर्म की प्रभावना बहुत अच्छे से कर सकते हो, करना। ठीक है? बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। महाराज जी, एक और प्रश्न था। ये डिफेंस में बच्चों को डालने पे अपने जो नियम पालन का जो अच्छा, संघर्ष डिफेंस में अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं? आचार्य भगवान कहते थे हर माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। वैसे तो कहते थे एटलीस्ट 3 संतान तो होना चाहिए। एक मोक्ष मार्ग में बढ़े, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए डिफेंस सर्विस को अंगीकार करे, और तीसरा जो है अपने उस गृहस्थ मार्ग को आगे बढ़ाए, ताकि जिन धर्म की प्रभावना आगे बढ़ती चले जाए। तो जो डिफेंस में आप बच्चे को भेज रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म है। और किस प्रकार से नियम का पालन होना चाहिए? अभी हम विहार करते हुए हुबली धारवाड़ से आ रहे थे, एक आर्मी में कमांडर थे। सब वो मेरे भाई हैं, प्रदीप नवलगुण। हाँ, प्रदीप नवलगुण में। हाँ, देखो वो आर्मी में कमांडर की पोजीशन में है ना? हाँ, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट में है। और सुनो, रात्रि में 4 प्रकार का आहार पानी का उनका त्याग है। आर्मी में रह करके जहाँ सब लोग नॉनवेज खाते हैं, वहाँ उन्होंने धर्म को इतने अच्छे से पालन पोषण किया है। वहाँ रहते हुए भी 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है। प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं। अभी हम विहार करते हुए आ रहे थे, तो विहार भी उन्होंने कराया, और उन्होंने एक अच्छी भावना रखी कि महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है, भविष्य में अपना कल्याण करना है। तो अप्रिशिएट करो, ऐसे भी लोग होते हैं। और आप लोग अपने घर में रह करके, अनुकूलताओं में रह करके धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो। आप लोग एक्सक्यूजेस देते हो, बहाने बताते हो कि महाराज जी हम रात में भोजन नहीं त्याग कर पाएंगे, हमें बहुत परेशानी होती है, ऑफिस बहुत दूर है, घर दूर है, दुकान दूर है, हमें ये करना है, वो करना है। जब आर्मी में रह करके कोई इतना बड़ा नियम का पालन कर सकता है, तो सिविल लाइफ को जीते हुए तो आसानी से व्यक्ति कर ही सकता है। तो डिफेंस में जाने वाला व्यक्ति सबसे बड़े राष्ट्र का रक्षक माना जाता है, राष्ट्र धर्म का पालन करना वाला माना जाता है।
आचार्य श्री कहते थे वो राष्ट्र धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है तो अपने आप जो लोग यहाँ धर्म का पालन कर रहे हैं पुण्य का हिस्सा उसे मिल ही जाता है, छठवां हिस्सा वो पुण्य को प्राप्त करके कर ही लेता है। बहुत अच्छा। हाँ, वो आगे की यहाँ की समाज क्या करना चाहती है? विपिन रिकॉर्ड करना।